अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील और सजा की मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी डिविजनल बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या खत्म। कोर्ट लखपत जेल में कैद मियां साहब की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 21 जनवरी को होगी। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम ने पहले एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज किया, साथ ही मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और अरबों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। नैब ने भी नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए 2 अपीलें दायर की हैं, जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। पीटीआई ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन ने खुर्रम शेर जमान की तहरीरी दरख्वास्त के बाद ये मामला निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर खुर्रम शेर जमान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस में शवाहिद मिले हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। सिंध के लोग तैयार रहें, आसिफ अली जरदारी की सीट खाली होने वाली है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखें, कानून का एहतराम करते हुए और जो तरीकाकार है उसको फॉलो करते हुए ये बेहतर है कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए, मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और जो शवाहिद मिले हैं उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अब बच नहीं सकेंगे। सिंध के लोग तैयार हो जाएं, आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। विफाकी काबीना इजलास में 26 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के हवाले से मुशावरत, जबकि बिलावल और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने के फैसले पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। 26 नुकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। जो प्लेसमेंट है एग्जिट कंट्रोल ECL में नामों की, उसको भी एजेंडे में बाकायदा तौर पर शामिल किया गया है। एयर मार्शल अरशद मलिक की एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO PIA-CL की अपॉइंटमेंट भी एजेंडा का हिस्सा बना दी गई है, जबकि जो मुख्तलिफ कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की, उनको भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा वफाकी काबीना में आज फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से मशावरत की जाएगी। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दिफाई रिसर्च के MOU की मंजूरी होगी। कराची शिपयार्ड के MD की डेपुटेशन पर तकर्री की एक्स पोस्ट फैक्टो भी मंजूरी होगी। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों सेक्रेटरीज की तकर्री की मंजूरी भी आज काबीना देगी। चेयरमैन CDA की तकर्री की मंजूरी भी आज काबीना के एजेंडे में शामिल की गई है। लेकिन 2 अहम चीजें हैं कि फौजी अदालतों में तौसी, उस पर इमरान खान काबीना के अराकीन से मशावरत करेंगे और JIT रिपोर्ट के बाद 172 अफराद के नाम जो ECL में शामिल किए गए थे, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कहा गया था कि फर्दन तमाम अफराद जो कि ECL में शामिल किए गए हैं उनकी रिपोर्ट तफसीली तौर पर पेश की जाए। तो आज काबीना में वो रिपोर्ट पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और दीगर 2 लोगों के नाम ECL से निकालने की मंजूरी भी काबीना देगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। उधर लाहौर के कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अहले खाना, सियासी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, कौन कौन पहुंचा यहाँ पर और किस किस को आज भी इंतजार करना पड़ेगा? जी, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो पहले हाफ में यहाँ पर पहुँचे और कुछ दोस्त जो नवाज शरीफ के हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। ये उसी जैसे पहले मुलाकातें होती रही हैं पिछले जुमेरात के रोज़ के पहले हाफ में दोस्त और रहनुमा जो हैं वो मुलाकातें करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हाफ में जो है वो अहले खाना जो है वो मुलाकातें करते हैं। तो इस वक्त जो मरियम नवाज, जुनैद सफदर और नवाज शरीफ की वालदा जो है वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ से जेल के अंदर मुलाकात कर रही हैं। जब उनकी वालदा नवाज शरीफ से मिली तो वो अबदीदा होगी और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि कब आप बाहर आएंगे। तो नवाज शरीफ ने उन्हें दिलासा दिया
कि मैं जल्द जो है आवाम के सामने होऊंगा, तो इस बात पर वो आपदीदा भी होगी। और जो मरीम नवाज़ थी उन्होंने भी दिलासा दिया नवाज शरीफ की वालदा को, तो अपने साथ हमरा जो है मरीम नवाज़ अपने हमरा जो है वो खाने पीने की अशिया भी अपने साथ लेकर आई, और जो मुआलिज ने रिकमेंड की थी उनकी अद्वियात वो भी मरीम नवाज़ अपने हमरा आज जेल कोट लखपत जेल में लेकर आई हैं। और ये मुलाकात जो है अहल खाना की इस वक्त शुरू हो चुकी है, और जो बाकी रहनुमा थे वो उनकी मुलाकातें हो गई हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मुलाकात हुई मुशाहिदुल्लाह यहाँ पर पहुँचे थे, राना सनाउल्लाह यहाँ पर पहुँचे थे, मरियम औरंगज़ेब यहाँ पर पहुँची थी, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो दीगर जो सीनियर रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मुलाकातें की हैं और अब उनकी मुलाकातें ख़त्म हुई और अब अहल खाना की जो मुलाकात वो जारी है। ये मुलाकात जो है जो अहल खाना के साथ मुलाकात है ये 1 से 1.5 घंटा ये मुलाकात 1 से 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहेगी। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आरिफ। नवाज शरीफ को इसलिए करप्ट कहा जा रहा है ताकि हुक्मरानों की करप्शन की तरफ किसी का ध्यान न जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि सारी जमातों के करप्ट सियासतदान इस वक्त PTI में हैं। इमरान खान की बहनों के साथ से 107 अरब रुपए निकले, लेकिन इस पर सिर्फ खामोशी है। पाकिस्तान के तमाम पार्टियों के करप्ट तरीन लोग तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ना, वज़रा बन के बैठे हुए हैं, तो वज़ीर आज़म अपनी बहनों के खिलाफ कैसे एक्शन लेगा? ये जो लॉन्ड्री उन्होंने लगाई हुई है ये उनके काम नहीं आएगी, उन्हें अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। जो मिस गवर्नेंस है इनको बिल्कुल ये इनका एजेंडा कुछ और है, ये जमहूरियत दुश्मनी का एजेंडा है, पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा है जो इनको लेके आए, और उसकी जो तकालीफ हैं वो पाकिस्तान को एक तवील अरसे तक सहनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म और हुकूमती वज़रा हाथ धोकर अपोजिशन के पीछे पड़े हैं। कोट लखपत जेल के बाहर राना सनाउल्लाह ने फिर तनकीद के तीर चला दिए। बोले इन लोगों के पास अपोजिशन और सहाफ़ियों से बदज़बानी करने और लोगों को बेरोजगार करने के सिवा कोई काम नहीं। नजर ये आ रहा है कि इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त हुकूमत को सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को टारगेट करे और अपोजिशन के खिलाफ एक इंतकामी इंतसाब करे। और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है, या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपोजिशन इस बात पे 100% मुतफिक है कि ये जाली मैंडेट की बुनियाद पे बरसिकदार है। हुकूमती वज़रा जो हैं वो अपोजिशन के खिलाफ बदजुबानी करें, सहाफ़ियों के खिलाफ बदजुबानी करें, लोगों के घर तोड़ें, लोगों की दुकानें तोड़ें, लोगों को बेरोजगार करें, इसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने रवैये पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिर शरीफ बरादरान पर भड़क उठे। कहा कि करप्ट माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद पर फ़ख्र है। आले शरीफ और उनके हवारी रात को रोते धोते हैं, मेरी तस्वीरें जलाते हैं। मैं आज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए से अपने उस भाई और बाकी आप तमाम दोस्तों से मैं सॉरी करूँगा कि अगर आपके जज्बात मजरूह हुए, लेकिन ये है कि हमने इकट्ठे होकर चलना है। इनकी चोरी को, डकैती को, कत्लो गारतगरी को बेनकाब करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर अपने स्पेसिफिक अंदाज से मैं इनका नक्शा खींचता हूँ। ये रात को बैठ के फिर सारे जो है ना आले शरीफ जो है ना और इनके हवारी फिर जो है वो रोते हैं और धोते हैं, तो तस्वीर जलाएंगे तो मेरा फ़ख्र है कि चोर, लुटेरे और नौसरबाज जो मेरी तस्वीरें जला रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बैंक अकाउंट छुपा रखे, इस मामले पर भी GIT बननी चाहिए। टोटल 26 अकाउंट्स स्टेट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान में इनके हैं, लेकिन डिक्लेयर सिर्फ ये 8 करते हैं। तो आज स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकिशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। हुकूमती ओहदेदार जो कि आज हुकूमत के बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज हैं, क्या वो इखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? क्या इस इशू के ऊपर भी GIT नहीं बननी चाहिए
ताकि मामला इन्वेस्टिगेट हो सके। आमदन से ज़ायद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़रा अरबाब आलमगीर और आसम आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी दौर के वजीर मवासलात अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर पेशावर में नैब अदालत के रूबरू पेश। मियाँ बीवी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह 24 जनवरी को तलब कर लिए गए। पेशी के मौके पर कारकुनों की हुल्लड़बाजी, सिक्योरिटी इंतजाम धरे के धरे रह गए। मीडिया से बातचीत करते हुए आसमा आलमगीर का कहना था कि बैरूनी मुल्क असासों के इंक्वायरी इंतकामी कार्रवाई है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। 4.5 साल में तो चांद से भी जवाब आ जाता है। अगर झूठ के कितने रेफरेंस बनाओगे और अभी तक क्यों नहीं पेश किया? 4.5 साल से आप लोग हमारे ऊपर कौम और मुल्क का पैसा जाया कर रहे सिर्फ इंतकाम की आड़ में। अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर 33 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद करप्शन का इल्जाम है। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। फीस पूरी, फिटनेस अधूरी, तफसील जानिए कुछ देर बाद। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो पाकिस्तान में ही रहेगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत। साबिक SSP मलीर के वकील ने मौकफ अपनाया कि राव अनवार का खानदान बैरून मुल्क है, उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ सकते, लिहाजा बैरून मुल्क जाने के लिए नाम ECL से निकाला जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, राव अनवार बरी कैसे हो गया? मुलजम को कैसे पकड़वाया ये हमें ही पता है। राव अनवार बहुत अरसा मफरूर रहा, कैसे जाने दें? नाम ECL से नहीं निकाल सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, राव अनवार ने जवान बच्चा मार दिया, दौरान हिरासत उसे तमाम सहूलियात दी गयी। राव अनवार लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहता है। जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होता वो पाकिस्तान ही रहेगा। साबिक पुलिस अफसर की फैमिली को भी पाकिस्तान बुला लें। मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने राव अनवार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए पासपोर्ट जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। साबिक SSP को नकीबुल्ला महसूद समेत 400 अफराद के मुबैना कत्ल के इल्जाम में मुकदमात का सामना है। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने अनफिट स्कूल वैन्स और नाकिस सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चालान किए, गाड़ियां जब्त की तो वैन ड्राइवर्स माफिया बन गए और हड़ताल करके सड़कों पर एहतजाज किया। लकी स्टार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। वालिदैन ने खुद बच्चों को स्कूल छोड़ा। बाद में वैन ड्राइवर्स और पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। फीस पूरी मगर फिटनेस अधूरी, स्कूल वैन्स की सूरत में चलते फिरते बम। ट्रैफिक पुलिस ने अनफिट गाड़ियों के खिलाफ हल्ला बोला तो वैन ड्राइवर्स माफिया बन गए। स्कूल्स वैन एसोसिएशन ने शहर में हड़ताल कर दी। गाड़ियों में सिलेंडर्स पर कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ ही क्यों? लकी स्टार और प्रेस क्लब पर ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। गाड़ियां रोक रहे हैं, सिलेंडर बंद कर रहे हैं, गाड़ियों से चलती गाड़ियों से सिलेंडर निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे हुए गाड़ियों में। तो ये क्या तरीके कार है? बीमार भी हुए तो भी ड्यूटी करी और हम लोगों को खामा खाई नजायज तंग कर रहे हैं लोग। ड्राइवर्स की हड़ताल पर वालिदैन की दौड़े लग गईं। कोई बच्चों को मोटरसाइकिल तो कोई रिक्शे में लेकर स्कूल पहुंचा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो वैन की स्ट्राइक है और ऊपर से जो है सर्दी बहुत है। हादसा इंसिडेंट हुआ है, इस तरह के मजीद हादसे ना हो इसलिए ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, लेकिन ये स्ट्राइक गलत है। इनकी हुकूमत को बात नहीं माननी चाहिए। बच्चों की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ये तो अपना बिजनेस के लिए चलाते रहते हैं, चीजें मेंटेन भी नहीं करते हैं। स्कूल्स वैन एसोसिएशन ने मुतालबात न मानने की सूरत में दोबारा एहतजाज की धमकी भी दी है। स्कूल वैन्स में CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट ने IG सिंध को खत लिख दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल, तो किस तरह किया जाएगा ये तमाम तर मैसिव ऑपरेशन? देखिए रमीज, वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से IG सिंध को खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल पहले सिंध हाई कोर्ट के अहकामात थे और उसके बावजूद इसके लिए कई मरतबा खत लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद LPGs और CNG लगी, सिलेंडर लगी, ये स्कूल वैन चल रही हैं जिस पर सिंध पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए और जितनी भी ये गाड़ियां हैं उनको बंद किया जाए और उनके जो तालीमी इदारों में वैन चल रही है उनमें सिलेंडर नहीं होने चाहिए। इसी हवाले से एक इजलास भी तलब किया गया है 16 जनवरी को वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से, जिसमें तमाम तर इस पर जो है SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरह इस पर अमल दरामद कराना है। जी, अपडेट से शुक्रिया फैसल। बच्चों को स्कूल से घर भी नहीं छोड़ेंगे, वैन ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां स्कूलों के बाहर पार्क कर दी हैं। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद से। सोनिया, सुबह भी पिक नहीं किया था और अब ड्रॉप भी नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, आज वैन एसोसिएशन के जानिब से एहतजाज भी किया गया, प्रेस क्लब पे मुजाहरा भी किया गया और आज मॉर्निंग में भी बच्चों को वैन्स के जरिए पिक नहीं किया गया और छुट्टी के वक्त भी वैन्स जो है बच्चों को पिक नहीं करेंगी। इस वक्त जो है तमाम तर वैन्स स्कूल के बाहर खड़ी हुई हैं एहतजाजन और जो है ड्राइवर्स वैन में मौजूद है और उनका यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो वैन सर्विस जो है वो बहाल नहीं करेंगे। भाई मुझे बताइएगा कि किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा जो एहतजाजन आपने वैन्स खड़ी कर दी हैं? हमारे साथ मसला ये है कि हमारी वैन को पकड़ लिया जाता है, CNG का इशू बनाया जाता है, फिर कहते हैं CNG सिलेंडर खोल लेते हैं, फिर 5-5 हज़ार रुपये हमसे रिश्वत मांगी जाती है, फिर उसके बाद सिलेंडर दिया जाता है। उसके बाद फिर मतलब ये हम इस तरह करते रहेंगे तो हम अपने घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? बिल्कुल, वैन्स जो है इस वक्त भी एहतजाजन यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वैन एसोसिएशन के सदर के मुताबिक उनके मुज़ाकरात जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस से कामयाब हो चुके हैं। जितने भी सिलेंडर्स इन 4 दिनों में पकड़े गए हैं वो तमाम तर ड्राइवर्स को वापस किए जाएंगे, चालान और जुर्मानों में भी कमी की जाएगी और कल से वैन जो है वो मामूल के मुताबिक चल सकेंगी। जी सोनिया, आप वैन ड्राइवर्स के साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शराब खाना खोलने के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले स्कूल प्रिंसिपल को FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया। रिहाई के बाद शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान ने। क्या मामला है सारा? ये देखिए, दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि वो क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल है और ये स्कूल के साथ ही एक शराब खाना खोला गया जिससे इलाके का न सिर्फ माहौल खराब किया गया बल्कि जो रिहायशी इलाका है यहाँ पर शराब खाना खोलने की इजाजत देना जो है वो गैर कानूनी अमल है। जब इस पर एहतजाज किया गया तो दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि उन्हें न सिर्फ हरासा किया गया अफसरान की जानिब से और उन्हें धमकियां भी दी गई और बाद में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अदालत ने शहरी यूनिट की दरख्वास्त पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला, इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमे के सेक्रेटरी और दीगर हुकाम को नोटिस जारी की है और गुजारिश की है कि आइंदा समाज पर इस हवाले से तफसीली जवाब दिया जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। और वालिदैन हो जाएं खबरदार, महंगाई ने किया है तालीम पर अब वार। कागज की कीमत आसमान को छूने लगी। 25 रुपए की कॉपी 35 रुपए से भी ऊपर में फरोख्त हो रही है। बिल्कुल रमीज, फोटो कॉपी वालों ने भी रेट बढ़ा दिए और इसी मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद विक अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर की मार्केटों में कागज हुआ नायाब। फोटोकॉपी वालों ने फी कॉपी 1 रुपए इजाफा कर दिया और अभी मजीद इजाफा करने का अंदिया दिया जा रहा है। जो रिम्स 320-300 का था वो 600 प्लस चला गया, अभी और ऊपर जा रहा है और डेली का रेट है पेपर का। कस्टमर उस कॉपी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता 3 रुपए कहीं रेट भी नहीं है। हम तो ये 3 रुपए देने के बावजूद उसके ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। कागज ने सिर्फ यही महंगाई का बम नहीं गिराया, किताबों कापियों की खरीदारी को भी मुश्किल बनाया। 2-3 रुपए बढ़ रहे हैं, जो कापी 25 की वो 35 की हो गई है। हमारी तमाम मिलें अपनी मनमानी करती हैं, उनका मोनोपोली सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है और बाहर से आने वाला कागज पर इतने टैक्सेस हैं कि वो पहुंच से बाहर है। कागज की सूरत-ए-हाल यही रही तो नए तालीमी साल में किताबें भी महंगी हो जाएंगी। दुकानदार तो परेशान हैं, लेकिन असल फरियादी बने तालिब इल्म जो कहते हैं कोई तो इनकी सुने। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानी मईशत पर मोडीज ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी जारी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, इशारे अच्छे नहीं है। जी, जायजा रिपोर्ट दी है मोडीज ने और पाकिस्तानी मईशत के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है मुसलसल गिर रहे हैं, जो 2 माह की दरामदात के बराबर भी नहीं रह गए और साथ में ये कहा है कि पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे हैं वो भी बढ़े हैं और साथ साथ बैरूनी कर्ज भी बढ़े हैं, वो भी एक खर्चा, क्योंकि अगले माली साल जो अदायगी करनी है पाकिस्तान को वो
ज़र मुबादला के ज़खायर से बहुत ज़्यादा होंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि कर्जों की अदायगी में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आलमी इदारे की जानिब से खबरदार कर दिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अशरफ। फैसलाबाद में गुज़श्ता बरस लुटेरों ने चोरी डकैती के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। शहरियों से एक साल में 1 अरब लूट लिए गए। पुलिस माल मसरूका का सिर्फ 22% ही रिकवर कर सकी। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, मजीद क्या आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल निज़ाहत, 2018 की जो माल मसरूका की सालाना रिपोर्ट सामने है तो तहलका खेज इंकशाफात के अंदर सामने है। अगर सिर्फ चोरों की कारकर्दगी की बात की जाए तो तकरीबन 63 करोड़ 47 लाख से जायद जो है कीमती अशिया और रुपए जो है वो शहरियों से चोरी कर लिए गए। इसके साथ साथ 31 करोड़ 23 लाख से जायद रकम जो है वो शहरियों से गन पॉइंट के ऊपर छीन ली गई। और ओवरऑल अगर माल मसरूका की रिकवरी की बात की जाए तो सिर्फ 22% जो है रिकवरी इस दफा की गई है। और 2017 की निस्बत अगर बात की जाए माल और लूट मार की तकरीबन 8 करोड़ से जायद जो है रकम जो है वो शहरियों से इस साल जो है ज्यादा लूटी गई है। तमाम इस सारे मामले का जब पुलिस के ऊपर सब मौकफ लेने की बात की जाती है तो पुलिस अफसरान यही कहते हैं कि ये सिर्फ अंदराज मुकदमात हैं। इस सारे मामले चीमा, बड़े आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा इस्माइल खान में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि जड़कनी में 2 बमों को नाकारा बना दिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उधर जड़कनी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। BDS ने सड़क किनारे नस्ब 2 बमों को नाकारा बना दिया। ठट्टा में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 1 शख्स हलाक, खवातीन समेत 3 जख्मी हुए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। FIA गुजरांवाला का कामोकी में छापा, गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मोबाइल सिम्स, लैपटॉप और दीगर आलात बरामद कर लिए। भक्कर पुलिस का दरिया खान और मनकीरा में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी के दौरान 4 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। असलहा और मंशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। कराची से आपको खबर दें, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने सक्खर की सब्जी मंडी में छापा मारकर 107 किलोग्राम मुंशियात पकड़ लिए। मुंशियात की आलमी मंडी में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानिब से सक्खर की सब्जी मंडी में छापामार कार्रवाई की गई है और ऐसे में 107 किलोग्राम मंशियात पकड़ ली गई है। मंशियात की आलमी मंडी में अगर कीमत की बात की जाए तो 2 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। कामयाब ये कार्रवाई की गई है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानिब से सक्खर सब्जी मंडी है जहां पर छापा मारा गया और ऐसे में 97 किलोग्राम मंशियात और 10 किलोग्राम अफीम पकड़ ली गई। आलमी मंडी में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, जबकि 2 मुल्जिमान भी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दें कि सिंध हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान रिकॉर्ड न लाने पर नैब के तफ्तीशी अफसरान को जेल भेजने की तंबीह कर दी। रिमार्क्स दिए कि नैब के खिलाफ तो खुद तहकीकात की जरूरत है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। नामालूम शिकायत पर लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों को हिरासा किया जा रहा है, क्यों ना नैब के तफ्तीशी अफसरान को जेल भेज दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने नैब हुक्काम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। करप्शन से मुताल्लिक मुख्तलिफ इंक्वायरीज में मुल्जिमान की जमानतों से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस के पूछने पर नैब हुक्काम अदालत को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब में नाअहल लोग बैठे हैं, तफ्तीशी अफसरान को बुनियादी कानून के बारे में मालूम नहीं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने तफ्तीशी अफसर को तंबीह कर दी, फाइल पढ़ कर आया करें, नहीं तो आने की जरूरत नहीं। क्यों ना DG नैब को बुलाया जाए, पूरा दिन यहाँ बिठाना पड़ेगा। नैब के खिलाफ तो खुद तहकीकात की जरूरत है। महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज में करप्शन के मामले में चीफ जस्टिस सिंध ने पूछा, किसी बड़े पर हाथ क्यों न डाला, रऊफ सिद्दीकी को क्यों न पकड़ा, वो तो मजे कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया, रऊफ सिद्दीकी ने जमानत हासिल कर रखी है। अदालत ने नैब से 21 फरवरी को तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सिलसिला जारी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदाद के लिए भी नाकाफी हैं। पाकिस्तानी मईशत पर मूडीज ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वाजिबुल अदा कर्जों का हजम ज़र मुबादला से जायद है, कर्जों की अदायगी में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
सियालकोट में झुलस कर जख्मी होने वाले मियां बीवी दम तोड़ गए। गुज़िश्ता हफ्ते कमरे में गैस भरने से आग लगी थी। दोनों को तशवीशनाक हालत में खारियां रेफर किया गया था। और डेरा इस्माइल खान बड़ी तबाही से बच गया। जड़कनी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सड़क किनारे नस्ब 2 बमों को नाकारा बना दिया गया। तहसील कराची में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद के धमाके से 2 अहलकार जख्मी हुए। हुकूमत ने आजम स्वाति का बतौर विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे सामा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आजम स्वाति का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 6 दिसंबर 2018 से होगा। आजम स्वाति ने 6 दिसंबर 2018 को वफाकी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दिया था और इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन 1 माह 3 रोज बाद जारी किया गया है और बाकायदा तौर पर आजम स्वाति का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और अब वो वफाकी वजीर नहीं रहे हैं और वजीर आजम की जानिब से इस बात का नोटिस दिया गया था जो उनका झगड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आजम स्वाति ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अपडेट्स के शुक्रिया उस्मान। अब कुछ बात सर्द मौसम की। मलके कौसार में सर्द हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से आज मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, अपडेट कीजिएगा मरी के सर्द मौसम के हवाले से। जी, मलके कौसार मरी को इस वक्त गहरे स्याह बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है और सर्द हवाएं चलने के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और दर्जे हरारत जो है वो -2 तक जा पहुँचा है। मरी वेदर अपडेट सिस्टम के मुताबिक यहाँ पर आज शाम के वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है जो मंडे तक जारी रहेगा। बर्फबारी के बाद जो है यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि सयाहों की एक बड़ी तादाद मरी पहुँचेगी। मरी में मौजूद जो मुकामी लोग हैं और जो सयाह यहाँ पे हैं उनकी नजरें इस वक्त भी आसमान पे लगी हुई हैं कि कब बर्फबारी शुरू होती है और वो कब इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जी ठीक है, आज मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जफर इकबाल, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर यह कि लाहौर हाईकोर्ट के पिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के पंजाब असम्बली का हलफ ना उठाने पर नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, चौधरी निसार अली खान 25 जुलाई को इंतखाबात में सूबाई असेंबली की ये नशिस्त जीते थे। हल्के के वोटर चौधरी नूर खान जो उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये दरख्वास्त दायर की है कि चौधरी निसार अली खान ने ताहाल हलफ नहीं उठाया जिसकी वजह से उनके इलाके के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं और ये अवामी जो जमहूरियत एक्ट है उसके खिलाफ मुनाफी है। लिहाजा चौधरी निसार अली खान को यह हिदायत की जाए कि वो अपने जो सूबाई असेंबली का हल्का है वहाँ से वो उसका हलफ उठाएं। अगर वो हलफ नहीं उठाते तो उनको डी-सीट किया जाए और नया इलेक्शन करवाया जाए। अपडेट से शुक्रिया सदाकत। पेशावर का बीआरटी मंसूबा आवाम के लिए दर्द सर बन गया। बेहंगम ट्रैफिक के बाइस शहरियों को संगीन मसाइल का सामना है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर का मेगा बस मंसूबा जैसे जैसे ताखीर का शिकार हो रहा है, ट्रैफिक के मसाइल भी गंभीर होते जा रहे हैं। हशनगरी से सुरे पुल तक 1 किलोमीटर सड़क पुलिस सिरात बन गई। एम्बुलेंस भी मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने में नाकाम। आप देखते हैं एम्बुलेंसों की आवाज़ है, ये रोज बरोज हम इस तरह से जलील होते जा रहे हैं। यार इसकी कुछ बंदोबस्त करे। ये बीआईटी बना रहे हैं कि हमारी जिंदगी इन्होंने हराम कर दी है। 1 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, पता नहीं कब क्या होगा। इधर 3-3 और 4-4 घंटे हमारा वक्त लग जाता है। फ्यूल का भी ज़िया है, वक्त का भी ज़िया है। हुकूमत तस्लीम करती है कि बीआरटी के बायस ट्रैफिक में मुश्किलात हैं, ताहम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। गवर्नमेंट को एहसास है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो दोनों तरफ जो सड़क है उसको वसी किया जाए, तोसी उसमें की जाए। बीआरटी की तकमील से क्या पेशावर में ट्रैफिक मसाइल हल हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। सवात के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल में मरीज रूलने लगे। सेहत का इंसाफ प्रोग्राम के दावे भी धरे रह गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आबाई जिला स्वात में वाक़े
मलाकन डिवीजन की 70 लाख आबादी के लिए एक सैयद शरीफ तदरीसी अस्पताल, जहां 6 माह से MRI और सिटी स्कैन मशीनें खराब हैं। यही नहीं, डिजिटल एक्सरे भी बंद है। मरीज भारी फीस देकर बाहर से MRI, सिटी स्कैन और एक्सरे कराने पर मजबूर है। अस्पताल में अद्वियात तक नायाब। शहरियों ने वजीर आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ये पुश्तून कौम ने जो आपको वोट दिए है, खिदमत के लिए अस्पताल की हालत दे रहे हो, सिटी स्कैन के MRI की हालत देख रहे हो, खुदारा हम पे राम करे। अस्पताल इंतजामिया की अजीब मंतिक, कहते हैं एक ही मशीन है, ज्यादा बोझ पड़ने से खराब तो होगी। ये डिविजनल हॉस्पिटल है। आपको सबको पता है कि इधर 70 लाख आबादी है, जिसमें सारे लोग जो है शंगला, कोहिस्तान, बुनेर और इससे लोग आते हैं। उस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। अस्पताल में दर्जे 4 मुलाजिमीन की 90 असामियाँ भी 6 साल से खाली है। शहरी अपने मरीजों को खुद स्ट्रेचर और चारपाइयों पर लाते हैं। सैयद शरीफ तदरीसी अस्पताल में MRI और सिटी स्कैन समेत अहम तिब्बी आलात की खराबी के बायस मलाकन डिवीजन की लाखों आबादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। ताज़ा तरीन खबर आपको दें, फुटबॉल के मैदानों और शायकीन के दिलों पर राज करने वाले ब्राज़ीलियन सुपरस्टार काका और पुर्तगाल के साबिक कप्तान फीगो कराची पहुंच गए हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप और शायकीन का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ? जी बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ। पहले रोनाल्डिनियो आए थे और अब जो है वो दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़े नाम काका और फीगो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। काका का ताल्लुक ब्राजील से है और फीगो जो है वो पुर्तगाल के कप्तान रह चुके हैं। यहाँ पर कराची वो लैंड किए हैं, प्राइवेट जेट से आए हैं और अब कराची के मुकामी होटल में कुछ देर बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे वर्ल्ड जो सॉकर स्टार्स थी उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्शन के लिए आए हैं, प्रमोशन के लिए आए हैं। इसके बाद जो लाहौर रवाना होंगे और लाहौर में एक्टिविटी के बाद जो है वो दुबई वापस चले जाएंगे। फिर अप्रैल में ये दोनों स्टार्स दोबारा आएंगे दीगर के बड़े नामों के साथ और पाकिस्तानी फुटबॉल मैदानों में अपना एक्शन दिखाएंगे। बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है दोनों की आमद को कि इनके आने से दीगर स्पोर्ट्स के भी जो लेजेंड्स हैं वो भी पाकिस्तान में आएंगे। वो भी पाकिस्तान में आएंगे शुएब, और कराची लैंड कर चुके हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची किला के कुरंगी 6 नंबर में तजावुजात ऑपरेशन के बाद मलबे से लोहा चुनने वाला 11 साला बच्चा दीवार गिरने से दम तोड़ गया। बच्चे की नमाज जनाजा लांडी के लियास गोट में अदा कर दी गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शफकत अजीज से। शफकत, अफसोसनाक खबर है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल नज़ाहत, सुबह 8 बजे का वाक़या है जब कुछ बच्चे जो है वो रंगी नंबर 6 में जो हाल ही में ऑपरेशन हुआ था तजावुज़ात के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जो मलबा पड़ा था उसमें सरिया निकाल रहे थे। ऐसे में अचानक एक छत जो है वो एक बच्चे पर गिरी, जिससे 11 साला हसामुद्दीन जो है वो जहाँ भाग हो गया। बच्चे का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, तमाम वो बच्चा जहाँ बार ना हो सका और जहाँ भाग हो गया। अब से कुछ देर कबल करीब उसका घर है इलियास कोट लांडी नंबर 6 में, जहाँ पर उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इस वक्त जो उसकी जो जनाजा है वो शेरपौब में तदफीन के लिए जा चुका है। इसके अहल खाना कहना था कि ये वो एक हादसा था और इसकी वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते था। हम उसके चचा का कहना था कि जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है जो तजावुजात के बाद KMC इंतजामिया ने छोड़ दिया है। इस मलबे को जो है फौरी तौर पर रिमूव किया जाए ताकि किसी और की ज़िंदगी बच सके। जी नज़ाहत, बहुत शुक्रिया शफकत, आप अपडेट कर रहे थे। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां रेलवे रोड पर निकासियाब की लाइनें बिछाने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। ये कोई फ्लड बंद नहीं, ये अबतर हाल है मुल्तान के रेलवे रोड की, जहां सीवरेज के मसाइल ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। निकासियाब की लाइनें बिछाने के लिए 4 माह पहले सड़क की खुदाई तो की गई, लेकिन काम ना होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। 4 महीने से ये काम बंद है और मसाइल का शिकार है। कारोबार यहाँ पे बिल्कुल बंद है। हम लोग दुकानदार हैं तो यहाँ पे ग्राहक कोई आता ही नहीं है, बाहर का कोई ग्राहक नहीं आता है। रोड पर बने मट्टी के पहाड़ और बदबू से लोग घरों तक महसूर हो गए हैं। बहुत तंग हुए इस रोड की वजह से, बच्चे नहीं निकल सकते, बाहर परेशानी है बहुत ज्यादा, मजीद जल्दी हल कराएं। शहरी अजियत में मुब्तला, लेकिन मंसूबे की ताखीर पर वासा मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना है कि सीवरेज मसाइल बर वक्त हल किए जाएं ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीद, समा, मुल्तान। कसूर में बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात की वजूहात जानने के लिए साबिक हुकूमत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान तो किया, लेकिन
इस पर अमल ना हुआ। 1 साल गुजरने के बावजूद सेंटर का क़याम अमल में ना आया। महर शफीक रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़ैनब वाक़े को 1 बरस बीत गया, लेकिन कसूर में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में कमी ना आ सकी। कसूर में अभी भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो तसलसल के साथ होते जा रहे हैं और हुकूमती दावों के बावजूद अभी तक कोई इस पर मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा सके हैं, जिसकी वजह से इन किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। नन्ही ज़ैनब के कत्ल के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब ने मकरूह रुझान के खात्मे के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल बाद भी सेंटर का क़याम अमल में न आ सका। गवर्नमेंट ने उस वक्त ये बात की थी हमसे कि यहाँ पर चाइल्ड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए और उनके मज़ीद जो है उनके अवेयरनेस के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ उस पर कोई अभी तक कोई पेशरफ तो मैंने ही नजर आई। समा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस में तैनात अफसर जरताब राजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने रिवायती टाल मटोल से ही काम लिया। ये मीडिया सेल बाकायदा तौर पे हेड ऑफिस में बना है, वहाँ पे वसीम साहब बैठे हुए हैं जो इसको करते हैं टैकल। आप उनसे जाके करें, वो आपको तमाम इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर का कयाम अमल में न आने की वजह साबिक और मौजूदा हुकूमत पंजाब की सुस्त रवि के सिवा कुछ नहीं। बच्चों के साथ पेश आने वाले वाक़यात में इजाफे के बायस शहरी आज भी अपने बच्चों को गैर महफूज समझते हैं। महर मोहम्मद शफीक, समा, कसूर। मुल्तान में 260 साल पुराना फन तामीर का शाहकार इंतजामिया की नाअहली के बाइस खंडर बनने जा रहा है। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में मौजूद तारीखी मस्जिद अली मोहम्मद ब्लू पोट्री के फन का शाहकार है। 1758 में उस वक्त के गवर्नर अली मोहम्मद खान ने मस्जिद तामीर कराई, जो आज भी 261 साल पुरानी तहजीब की कहानी सुनाती है। हमारा तारीखी विरसा है, एक यादगार है। अब इसके नकूश जो हैं वो मिटते जा रहे हैं। ये दीवारों में दरारें आ रही हैं, इंतजामिया कोई वो ही नहीं है होश वगैरह के भी इसका करें। मस्जिद के मेहराब और दीवारों पर कुरानी आयात की नक्काशी देखने वालों को अपने हुस्न में जकड़ लेती है। मस्जिद की तज़ीन व आराइश 3 साल पहले शुरू की गई, लेकिन आज भी काम नामुकम्मल है। 54 लाख खर्च करने के बाद महकमा औक़ाफ़ की तरफ से फंडिंग रुक गई थी 2015 के बाद। अब महकमा औक़ाफ़ ने हमें लिखा है कि इसका जो बाकी काम है उसका तखमीना मुरतब करके हमें इत्साल करें ताकि इसका काम किया जा सके। दीवार पर पड़ी दरारें, टूटी फूटी खिड़कियाँ और मिटते नकूश, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। खूबसूरती में बेमिसाल मस्जिद अली मोहम्मद की मुनासिब देखभाल ना होने से तारीखी विरसा को शदीद खतरात लाहक हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। सियालकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तारीखी कला पर नाजायज तामीरात को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया। 100 से ज़ायद काबिज़ीन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट के तारीखी विरसे पर कब्जा, किले और इसके अतराफ में तजावजात कायम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। काबिज़ीन को नोटिस जारी कर दिए गए। सियालकोट जो ये किला है ये हमारा तारीखी विरसा है सियालकोट के लिए, तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो नाजायज़ तजावज़ात हुई हैं उनको खाली कराया जाए। अभी तक तकरीबन हमने 100 के नज़दीक जो है वो डिफरेंट जो घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हैं, उनको हमने नोटिस सर्व कर दी हैं। जो शॉप है या घर है अपनी मलकियत ज़ाहिर करेगा तो छोड़ेंगे, अदरवाइज हम सारे जो है ना यहाँ पे एक्शन करेंगे। किले को असल हालत में लाने के इकदाम को शहरियों ने भी सराहा। इससे किले की असल हालत बहाल होगी। जिन लोगों ने वाकई इंक्रोचमेंट की हुई है उनको जो है वो पनिशमेंट होनी चाहिए और ये इंक्रोचमेंट कॉरपोरेशन को ख़त्म करनी चाहिए। ये अच्छा इक़दाम है, हम इस कॉरपोरेशन इसके साथ हैं। कार्रवाई के बाद तारीखी विरसे की मांद पड़ने वाली खूबसूरती को भी बहाल किया जाएगा। इंतज़ामिया का कहना है कि ना सिर्फ किला की अराजी पर नाजायज़ तामीरात को ख़त्म किया जाएगा बल्कि सरकारी बुसीदा इमारतों को भी असर नो तमीर किया जाएगा। कैमरामैन आइज़े के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सिंध का सबसे बड़ा उर्दू बाज़ार कराची में है, जिसका वजूद अब ख़तरे में है। उर्दू बाज़ार ने कई लोगों के इल्म की प्यास बुझाई। ये बाज़ार यहाँ कब बना, जानिए शायान सलीम की रिपोर्ट में।
ज़माना तालिब इल्मी में जब मुझे ज़रूरत की किताबें और स्टेशनरी इलाके के बुक स्टॉल पर नहीं मिलती थी तो मेरी दूसरी मंजिल होती थी उर्दू बाज़ार, जहां इन गलियों में घूमकर मुझे मतलूबा किताबें बआसानी मिल जाया करती थीं। मगर अब इस बाजार को ढाने की तैयारियां की जा रही हैं। कराची का उर्दू बाजार, किताबों की ऐसी दुनिया जहां नस्लों से अहले ज़ौक़ इल्म की प्यास बुझाते रहे। 58 साला मोहम्मद असलम वालिद की कायम हुई दुकान पर आज भी मसरूफ नजर आते हैं। 66 में मेरे वालिद साहब ने ये दुकान ली तो उस वक्त यहाँ पर अंदर दुकानें तकरीबन 41 हैं अंदर के साइड पर। उस वक्त आधी से ज़्यादा बंद पड़ी हुई थी। हम आए, हम स्टूडेंट थे, कोशिश कर आ करके साहब बहुत सी चीज़ दिन रात हमने काम करा, इस मार्केट को बढ़ाया। मार्केट के अंदर समझे कि ये 58 में अयूब खान के दौर के माशाल्लाह में तामीर हुई है और 60 में दुकानें यहाँ अलर्ट की गई है। मिशन रोड पर गुरुद्वारा हुआ करता था, वहाँ से इनको यह मूव किया है। किताब दोस्तों के इस जहां में बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों ने दौड़ धूप की है। यहीं से निशाने मंजिल का सुराग मिला है, कामयाबी के रास्ते यहीं से होकर गुजरे हैं। जितने भी हमारे लायर्स हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं, इसके अलावा अपने जितने बड़े ओहदों के ऊपर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने किताबें इसी मार्केट से खरीदी हैं। भाई देख कराची में यही कोई उर्दू बाजार था ना, कोई और तो था नहीं, तो यहीं से उन्होंने इस्तेफादा करा। सीना मोइन साहबा मशहूर ड्रामा नवीस, इसी बराबर हमारे स्कूल है फजलुमान स्कूल, यहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। और मरूमा वहीदा नसीम बड़ी नावल निगार, ये कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल रह चुकी है, वो भी उनकी किताबें यहाँ उर्दू बाजार प्रिंट होती थी। उर्दू बाजार के सबसे बुजुर्ग दुकानदार मोहम्मद फरीद हैं, जिन्हें बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक से मुलाकात का शर्फ हासिल है। इनका कहना है कि बाबाए उर्दू ने ही इन्हें 1950 में इस इलाके में दुकान दिलवाई थी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब जो थे वो अंजुमन तरक्की उर्दू में बैठते थे, उर्दू कॉलेज उन्होंने बनाया था। वो आते जाते में देखते थे मुझे, तो अपना दफ्तर में बुलाया प्रिंसिपल साहब के साथ, तो उनसे कहा कि अभी इन्हें कोई जगह दो अंदर। इल्मो अफकार का ये विरसा खत्म होने को है। लोग यहाँ बेहतरीन दोस्त किताब से बिछड़ने वाले हैं, फिर ना कोई निशाने मंजिल रहेगा, ना कोई रास्ता रहनुमा होगा। मुनासिब दामों मिलने वाली किताबों का ठिकाना ना जाने कहाँ होगा। कहीं ऐसा ना हो शेल्फ में सजी ये दोस्तियां फिर फुटपाथ पर मिले, फिर बेवक्तों खस्ता हाल मिले। यहाँ पे हर किस्म की हर शोबे की किताबें एट ए टाइम मिलती हैं। खास तौर से वो असातिज़ा कराम जो रिसर्च के लिए उनको अच्छी किताबें चाहिए होती हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं या वो हमसे कहते हैं कि इस टॉपिक पे हमें आप प्रोवाइड करें। तो सिंगापुर से, इंडिया से, मुख्तलिफ ममालिक से हम लोग मंगा के देते हैं। म्यूनसिपैलिटी ने जिन्हें दुकानें अलॉट की, इन्हें ही दुकानें खाली करने के नोटिस थमा दिए गए। नाले पर बने बाजार का जवाज घर दिया गया। कराची में किताबों से मोहब्बत करने वालों की जन्नत इस बाजार को मस्मार कर दिया जाएगा, मगर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस बाजार का कहीं मुतबादिल मौजूद है तो इसका जवाब नाम है। यहाँ के दुकानदार कहते हैं एक अरसे से यहाँ पर दुकानें कायम हैं, क्या इसे ही कानूनी तरीके से दोबारा कायम नहीं किया जा सकता? कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। 10 जनवरी 2013 को कोयटा के अलमदार रोड पर धमाकों में शहीद। समा के रिपोर्टर सैफुर रहमान बलोच और कैमरामैन इमरान शेख की आज छठी बरसी है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। 10 जनवरी 2013 को अलमदार रोड पर धमाके की कवरेज के दौरान पेशावराना फराइज अदा करते हुए समा के बहादुर रिपोर्टर सैफुर रहमान बलोच और कैमरामैन इमरान शेख ने शहादत का दर्जा हासिल किया। सैफुर रहमान
और इमरान शेख की यादें आज भी उनके साथियों के दिलों में जिंदा हैं। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके जो घर वाले उनको सब्र अता करे। सानेहा अलमदार रोड में यके बाद दीगरे 2 धमाकों में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। उसकी बहुत सी बातें हमें याद आती हैं, जो उसने काम हमें सिखाया वही हम फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह इकबाल जो हमारे साथ नए कैमरामैन थे और वो भी इस सानिया में शहीद हुए हैं। पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 11 सालों में मलिक आरिफ, इजाज रेसानी, इमरान शेख और सैफुर रहमान समेत समा कई जानों की कुर्बानी दे चुका है। नूरुल आरफीन, समा, कोयटा।